उत्तराखंड की शांत वादियों में जहाँ ऋषिकेश की गंगा बहती है, वहाँ एक अनोखी कहानी पनपती है। कबीर एक कम बोलने वाला चाय वाला, जिसकी आंखों में गंगा सी गहराई थी, और सिया एक कवयित्री जो अपनी डायरी में खोई रहती थी। उनकी दुनिया अलग थी, पर एक कप चाय और कुछ अनकहे शब्द उन्हें करीब ले आए। क्या यह खामोश रिश्ता प्यार में बदल पाएगा, या गंगा की तरह ही शांत और गहरा रहेगा? उत्तराखंड की शांत वादियों में जहां हिमालय की गोद में बसी ऋषिकेश नगरी गंगा की कलकल करती धाराओं और ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरी थी, एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि कई जिंदगियों का किनारा थी। कबीर की चाय की दुकान। लक्ष्मण झूला और राम झूला के बीच गंगा किनारे जाती एक शांत गली के मुहाने पर कबीर की दुकान सुबह 4 बजे से ही खुल जाती थी और देर शाम तक खुली रहती थी। उसकी दुकान का नाम कोई खास नहीं था, बस लोग उसे कबीर की चाय ही कहते थे। सुबह सुबह गंगा में डुबकी लगाने वाले साधु, योग और ध्यान के लिए आने वाले पर्यटक और शाम को टहलने वाले स्थानीय लोग, सब लोग उसकी दुकान पर दिन की शुरुआत या अंत की गर्माहट लेने आते थे। कबीर 30 के करीब, कद-काठी से सामान्य, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो शांत गंगा के पानी की तरह ही गहरी और निर्मल थी। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और सुनने वालों के लिए एक सुकून था। हर ग्राहक की पसंद उसे जुबानी याद रहती थी। किसे अदरक ज्यादा चाहिए, किसे इलायची की खुशबू पसंद है, और कौन फीकी चाय पीता है, ये सब उसे जुबानी याद था। उसकी उंगलियां फुर्ती से पतीले और कपों के बीच नाचती थी, और धुएं के बीच भी उसकी साफ सुथरी दुकान और सलीकेदार तरीके से रखी चीजें नजर आती थीं। कबीर का बचपन ऋषिकेश के पास ही एक छोटे से पहाड़ी गांव में बीता था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे, लेकिन पहाड़ों में भूस्खलन और खेती की मुश्किलों के चलते उन्हें शहर आना पड़ा। कबीर ने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। पहले उसने छोटी मोटी दुकानों पर मजदूरी की, पर्यटकों के लिए गाइड का काम भी किया, और आखिरकार उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से यह चाय की दुकान शुरू की। यह उसका अपना सपना था, एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग थोड़ी देर रुककर सुकून पा सकें, जहां से उसे अपनी माँ और 2 छोटे भाई बहनों के लिए सहारा मिल सके, जो अभी भी गांव में ही रहते थे। वह अक्सर अपनी माँ से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछता था और अपने भाई बहनों की पढ़ाई का ख्याल रखता था। हालांकि वह इन बातों को कभी किसी से खुलकर नहीं कहता था। ये करीब 1 साल पहले की बात है। एक नई ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगी थी, सिया, एक कामकाजी महिला जो शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक छोटी सी पब्लिशिंग हाउस में कंटेंट राइटर का काम करती थी। 30 के करीब की सिया, सांवले रंग पर निखार और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह हमेशा एक पुरानी डायरी और पेंसिल अपने साथ रखती थी, और चाय के चुस्कियों के बीच उसकी उंगलियां पन्नों पर तेजी से चलती रहती थी। कबीर ने धीरे धीरे जान लिया था कि दफ्तर के काम के अलावा वह अपनी कविताएं लिखती है। यह उसका असली जुनून था। कभी कभी वह सिया के चेहरे पर एक गहरी सोच देखता, कभी एक हल्की मुस्कान, और कभी एक अनकही उदासी। शाम के ढलते घंटों में जब ऋषिकेश में गंगा आरती की तैयारियां शुरू होती थी,
और हवा में धूप की खुशबू घुल जाती थी। सिया का ऑफिस से लौटने का समय होता था। घर लौटते हुए सिया अक्सर कबीर की दुकान पर अपनी पसंदीदा हल्की अदरक वाली कड़क चाय के लिए आती थी। कबीर उसे बिना कहे ही वह चाय बना देता था। सिया बस एक हल्की मुस्कान देती और दुकान के बाहर बनी बेंच पर बैठ जाती, जहां से वह गंगा में तैरते दीपकों और पहाड़ों पर पड़ती आखिरी सुनहरी रोशनी को देखती हुई अपनी डायरी में खो जाती। ये कुछ पल उसके लिए पूरे दिन की थकान के बाद शांति के होते थे, जहां वह खुद को फिर से तरोताजा महसूस करती थी। एक दिन बारिश अचानक आ गई। सिया जल्दी में थी और अपनी डायरी बेंच पर ही भूल गई। कबीर ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन तब तक वह गलियों में गुम हो चुकी थी। उसने डायरी उठाई। पुरानी सी पन्नों पर स्याही के धब्बे और किनारे मुड़े हुए। उसने उसे सुरक्षित अपनी दराज में रख दिया। अगले दिन शाम को सिया आई। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। मेरी डायरी, कबीर ने बिना कुछ कहे दराज खोली और उसे डायरी थमा दी। सिया की आंखों में कृतज्ञता थी। शुक्रिया कबीर, इसमें मेरा सब कुछ था। उसकी आवाज में एक अजीब सी राहत थी। कबीर बस मुस्कुरा दिया। यह उसकी पहली लंबी बातचीत थी। सिया की जिंदगी व्यस्त थी। ऑफिस का काम, डेडलाइंस और फिर अपने जुनून, कविता के लिए समय निकालना, यह सब उसके लिए कई बार थका देता था। इन पलों में वह कबीर की दुकान पर सुकून ढूंढती थी। उसके लिए कबीर की चाय सिर्फ चाय नहीं, बल्कि दिन के अंत का एक जरूरी हिस्सा बन गई थी, जहां वह अपनी थकान भूल जाती थी। कबीर ने सिया की खामोशी में छिपी बेचैनी को भांप लिया था। जब भी वह उसे गहरी सोच में देखता, तो वह बिना कुछ कहे उसे एक कप खास चाय देता, जिसमें थोड़ी ज्यादा चीनी और एक चुटकी सौंफ होती थी। यह उसकी तरफ से एक अव्यक्त सहारा था, एक अनकहा सब ठीक हो जाएगा का संदेश। सिया भी इस बात को समझती थी। उसे महसूस होता था कि इस भीड़ भाड़ में भी कोई ऐसा है जो उसे चुपचाप समझता है, उसकी अनकही बातों को सुनता है। एक शाम जब सिया ऑफिस से लेट लौटी, बाजार में भीड़ कम हो गई थी। वह कबीर की दुकान पर पहुंची। गंगा की आरती की आवाजें हल्की हल्की आ रही थी और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ छट चुकी थी। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, लेकिन उसके माथे पर हल्की शिकन थी। आज का दिन कैसा रहा? कबीर ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में हल्की परवाह थी। सिया ने कलम रख दी। आज का दिन, उफ, आज तो बहुत काम था कबीर। सुबह से ही एक नया प्रोजेक्ट मिला। एक लेखक की पांडुलिपि पर काम करना था। फिर मीटिंग्स थी और दोपहर तक दिमाग पूरी तरह से थक गया। शाम को थोड़ी देर लिख पाई, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा है। सिया ने विस्तार से अपनी दिनचर्या बताई, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। उसे आश्चर्य हुआ कि कबीर ने पहली बार उसके काम के बारे में इतनी दिलचस्पी से पूछा था। कबीर ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेखक की पांडुलिपि? क्या लिखते हैं वो? हाँ, एक पुराने कवि हैं। उनका नया काव्य संग्रह आ रहा है। उनके शब्दों में बहुत गहराई है, लेकिन उसे ठीक से एडिट करने में बहुत दिमाग लगता है। सिया ने जवाब दिया। और आपका दिन कैसा रहा कबीर? सुबह से तो दुकान पर काफी भीड़ रहती है। सिया का सवाल कबीर के लिए भी अप्रत्याशित था। उसने कभी किसी से अपने बारे में इतना नहीं बताया था।
मेरा दिन बस वही सुबह से चाय बनाना, ग्राहकों से बात करना। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। बाकी हाँ, आज मेरे भाई ने फ़ोन किया था। वह अपने कॉलेज के लिए कुछ किताबें मंगा रहा था। मुझे शाम को जाकर देखना पड़ेगा। सिया ने उत्सुकता से पूछा, आपका भाई कॉलेज में है? क्या पढ़ता है? कबीर ने पतीले में दूध डालते हुए कहा, हाँ, अब वह तीसरे साल में है, इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटी बहन भी है। वह स्कूल में है। मैं ही उनका और माँ का ख्याल रखता हूँ। पिताजी नहीं रहे बचपन में ही। उसकी आवाज़ हल्की हो गई। उसने बताया कि कैसे भूस्खलन और खेती की मुश्किलों के चलते उन्हें शहर आना पड़ा। बस तभी से यह चाय की दुकान मेरा सब कुछ है सिया। इसी से घर चलता है और उन्हीं की पढ़ाई का खर्चा भी। उसकी आंखों में अपने परिवार के प्रति गहरा प्रेम और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। सिया ने ध्यान से सुना। उसे कबीर के जीवन की परिस्थितियों का अंदाजा नहीं था। उसके लिए वह सिर्फ चाय वाला था, लेकिन अब उसे उसके पीछे की कहानी समझ आ रही थी। यह सुनकर अफसोस हुआ कबीर, पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए और हाँ, अपनी दुकान के लिए भी। उसकी आवाज में सच्ची सहानुभूति थी। कबीर ने चाय का कप उसके आगे बढ़ाया। उस चाय में सिर्फ गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक अनकहा भरोसा था। एक एहसास था कि कोई उसकी आंतरिक दुनिया को समझता है। उसे लगा कि जैसे कबीर ने उसकी आत्मा की बात कह दी हो। उस दिन से कबीर की दुकान सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, बल्कि उसके लिए एक शांत ठिकाना बन गई थी, जहां उसके जुनून को एक अव्यक्त स्वीकृति मिलती थी। और कबीर उसके लिए सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुना सकता था। कुछ हफ्तों बाद देहरादून में एक साहित्यिक समारोह होने वाला था, जहां युवा कवियों को अपनी रचनाएं सुनाने का मौका मिलने वाला था। सिया ने उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया था। उसे अपनी कविताओं पर काम करने के लिए दफ्तर के बाद भी देर तक रुकना पड़ रहा था, जिससे वह कई दिनों तक कबीर की दुकान पर शाम को नहीं आ पाई। कबीर को उसकी कमी खलने लगी। वह उसकी पसंदीदा चाय बनाकर इंतजार करता, लेकिन सिया नहीं आती। एक शाम जब बाजार में बिल्कुल सन्नाटा था, उसने सिया की पुरानी डायरी देखी जो कभी उसके पास रह गई थी। उसमें एक कविता थी, अधूरी सी, जिसका शीर्षक था अनकहे शब्द। कबीर ने उसे पढ़ा। उसमें सिया की रचनात्मक उलझन, उसकी भावनाएं और उसकी आंतरिक दुनिया साफ झलक रही थी। अगले दिन शाम को कबीर ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा अपनी दुकान के काउंटर पर रखा। उस पर उसने साफ अक्षरों में लिखा था, सिया, अनकहे शब्द भी अपनी राह ढूंढ ही लेते हैं। आपकी कविताएं इंतजार कर रही हैं। यह उसका अव्यक्त प्रोत्साहन था, एक संकेत कि वह उसकी परेशानी को समझता है और उसके जुनून का सम्मान करता है। शाम को सिया एक थके हुए चेहरे के साथ आई। दफ्तर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने अपनी पसंदीदा चाय का ऑर्डर दिया। जब कबीर ने चाय का कप काउंटर पर रखा तो सिया की नजर उस कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ा। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने बिना कुछ कहे बस एक हल्की मुस्कान दी और चाय बनाने लगा। उस पल सिया को लगा कि कबीर ने सिर्फ एक वाक्य नहीं लिखा था, बल्कि उसके दिल की बात लिख दी थी। उसे समझ आ गया था कि उसे अपने जुनून को नहीं छोड़ना है। समारोह का दिन आया। सिया अपनी सबसे पसंदीदा साड़ी में तैयार हुई।
लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह सुबह अपनी आदत के विपरीत वह सीधे कबीर की दुकान पर आई। मेरी चाय, उसकी आवाज में हल्का कंपन था। कबीर ने उसे देखा। आज अदरक ज्यादा डालो या सौंफ? उसकी आवाज में हमेशा की तरह शांत सहजता थी। आज आज बस वही बना दो जो आपको पसंद है, सिया ने कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए चाय बनाई। उसने एक बड़ा सा कप लिया और उसे चाय से भरा। सिया, जब शब्द आपके हों तो आवाज कहीं से भी आ जाए, वो पहुंच ही जाती है। सिया ने कप लिया। उस चाय की गर्माहट उसके हाथों से उसके दिल तक पहुंच गई। वह बिना कुछ कहे मुस्कुराई। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और उसने महसूस किया कि कबीर का अव्यक्त प्रेम उसके साथ है। समारोह शानदार रहा। सिया ने अपनी कविता अनकहे शब्द सुनाई और उसे श्रोताओं से बहुत तारीफ मिली। उसकी आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब हल्का था और उसके जुनून को एक नई दिशा मिल गई थी। अगले दिन शाम को सिया दफ्तर से घर लौटते हुए कबीर की दुकान पर आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मेरी चाय, उसने उसी पुरानी डायरी को थामे हुए कहा। लेकिन इस बार उसमें एक नई कविता थी। कबीर ने उसे देखा और बिना पूछे उसकी पसंदीदा चाय बना दी। सिया ने चाय का कप लिया और अपनी डायरी कबीर की तरफ बढ़ाई। यह आपके लिए है कबीर। कबीर ने डायरी खोली। अंदर एक नई कविता थी जिसका शीर्षक था चाय वाला और उसकी कवयित्री। कविता में सिया ने कबीर के शांत स्वभाव, उसकी समझदार आंखों, उसकी हर शाम दी गई चाय और उस छोटे से कागज के टुकड़े के बारे में लिखा था जिसने उसे हिम्मत दी थी। यह कविता उसके लिए एक प्रेम पत्र थी जिसे शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं के साथ लिखा गया था। कबीर ने कविता पढ़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने सिया की तरफ देखा। सिया की आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन उसके साथ एक और भावना थी, अव्यक्त प्रेम। कबीर ने उस प्रेम को अपनी आंखों में महसूस किया। उसने सिया की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। यह मुस्कान एक स्वीकृति थी, एक धन्यवाद था और एक अनकही शुरुआत थी जहां उनके दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे बिना किसी जाहिर रिश्ते के नाम के। उस दिन के बाद सिया नियमित रूप से कबीर की दुकान पर शाम को आती रही। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास था। उसकी कविताएं छोटे मोटे साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी और दफ्तर के काम के साथ साथ वह अपने जुनून को भी समय दे पा रही थी। कबीर और सिया का रिश्ता वैसे ही शांत, अव्यक्त और गहरा बना रहा। वे कभी एक दूसरे से प्यार शब्द नहीं कहते थे, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन था। उनका प्रेम उन खामोश पलों में था जब सिया अपनी चाय का कप थामे लिखती थी और कबीर उसे ध्यान से देखता था। उन अनकहे इशारों में था जब कबीर उसे उसकी पसंदीदा चाय बना देता था जब वह उदास होती थी, और उसकी गहरी समझ में था जो उन्हें एक दूसरों की आंखों में मिलती थी। कबीर की दुकान ऋषिकेश की उस छोटी सी गली में अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं थी, वह दो ऐसे दिलों का ठिकाना बन चुकी थी जहां प्यार की एक खामोश लेकिन गहरी नदी बहती थी जो बिना कहे, बिना छुए एक दूसरे को सुकून देती थी। और गंगा किनारे की ढलती शामें अपनी रोजमर्रा की हलचल में इस अव्यक्त प्रेम की कहानी का खामोश गवाह थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।